यो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम समझाऊंगी। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है। The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them। तो मैटर जो है वो अलग अलग तरह के क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर के जो एटम होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज। तो अब क्वेश्चन उठते हैं कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट, अलग कैसे होता है, अलग क्यों होता है। फिर व्हाट आर एटम्स रियली इंडिविजिबल। जैसे कि हमें डाल्टन ने बताया था कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है, तो क्या सच्ची में एटम्स इंडिविजिबल है? और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम, या फिर उसके अंदर भी और दूसरे स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे। We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड होते हैं वो, और अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग मॉडल ऑफ एटम बताए थे, अपना पीओवी दिया था सबने, वो देखेंगे। तो 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट जो है उनके सामने एक चुनौती रखी गई थी कि उन लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो स्ट्रक्चर है वो रिवील करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। द इलुकिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कैसा होता है, वो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। One of the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। तो एक ऐसा इंडिकेशन कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, मतलब फर्दर डिविजिबल है, वो आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसके अंदर एक कॉम्ब ड्राई हेयर को कॉम्ब करना है। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर फाड़ के फिर वो जो ड्राई हेयर को कॉम्ब किया था वो कंघी को उसके पास लेके आना है। तो क्या वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, ये देखना है, ऑब्जर्व करना है। फिर रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास के रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करना है। उसके बाद वो जो रॉड है उसको इन्फ्लेटेड फूले हुए बलून के पास लेके आना है। उसके बाद हमें देखना है क्या होता है। तो ये जो एक्टिविटीज है इससे हमें ये पता चलता है कि रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो ये जो एक्टिविटी है इससे क्या हम ये बोल सकते हैं कि दो चीजों को आपस में रब करने से उनके बीच में वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। तो ये जो चार्ज है वो कहाँ से आता है? उन दोनों को ऐसे रब किया तो उन दोनों के बीच में चार्ज कहाँ से आया? तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि एटम जो है वो डिविजिबल है और उसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। एटम जो है वो डिविजिबल है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom। तो चार्ज पार्टिकल्स जो है उसका प्रेजेंस रिवील करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 व्हिच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन ये जो डिस्कवरी थी, but the discovery of two fundamental particles, electrons and protons inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी जो चैप्टर 3 में थी, उसके अंदर ये बताया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल है। एटम जो है वो इंडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जब डिस्कवरी हुआ
तो ये जो एस्पेक्ट था डाल्टन का, जो डाल्टन की थियोरी में था कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो उसको फेल करता हुआ नजर आया। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो। इसके बाद ये जानना लोगों के मन में उत्सुकता जाग गई कि तो फिर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे अरेंज होते हैं एटम में, within an atom. For explaining this, many scientists proposed various atomic models. बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने अपनी अपनी अलग POV बताई, पॉइंट ऑफ व्यू बताया अपना। J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. J.J. Thomson था वो पहला था to propose the structure of an atom. तो Thomson's model of an atom. Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. तो थॉमसन का क्या कहना था कि क्रिसमस पुडिंग जो होती है, उसमें जो पुडिंग होती है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। तो थॉमसन ये बोलता था कि एटम जो है वो क्रिसमस पुडिंग जैसा है। The electrons in a sphere of positive charge were like currents in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. तो ऐसे ही हम वाटरमेलन के बारे में भी सोच सकते हैं। जो रेड एडिबल पार्ट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर जो सीड्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं थोड़े थोड़े सीड्स, वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो वाटरमेलन जो है वो एक एटम है, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो वाटरमेलन से मिलता जुलता है। जैसे कि वाटरमेलन में रेड एडिबल पार्ट होता है और उसके अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं, तो वो जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब नेगेटिवली चार्ज, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है वो प्रोटॉन्स है। While the electrons are studied in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon, जैसे सीड्स वाटरमेलन के अंदर एम्बेडेड होते हैं वैसे। तो ये था थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम, जिसके अंदर उसने बताया था कि ये पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle. The electron identified by J.J. Thomson. J.J. Thomson ने इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई होने से पहले ई गोल्डस्टीन जो था उसने 1886 में ही एक गैस था जिसके अंदर उसे रेडिएशन दिखे न्यू, और उसने उसको कैनाल रेज नाम दिया। तो ये जो रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल। दिस सबएटॉमिक पार्टिकल had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron. The mass was approximately 2000 times as that of the electron. It was given the name of proton. तो गैस के अंदर न्यू रेडिएशंस दिखी जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी, जिनको कैनाल रेज नाम दिया, और वो जो थी वो मैग्नीट्यूड में सेम थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन से साइड में मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो जो रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी, मतलब वो साइन में इलेक्ट्रॉन से एकदम अपोजिट थी लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम थी, तो उसको फिर प्रोटॉन नाम दिया, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको प्रोटॉन नाम दिया। तो वो 2000 टाइम्स, इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसका जो मास था वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स था। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन नाम दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। प्रोटॉन का जो मास है उसको 1 यूनिट लिया जाता है और उसका जो चार्ज है उसको +1 लिया जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ एन The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1. Negligible मतलब बहुत कम, मतलब उसको हम गिने भी ना। Negligible मतलब उसको its charge is -1, उसका चार्ज -1 होता है इलेक्ट्रॉन का। It seemed that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges. मतलब
वो जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो बैलेंस करते हैं उनके चार्जेस. इट ऑल्सो अपियर्ड दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम. प्रोटॉन्स जो है वो एटम के अंदर की साइड है. फॉर वेरएज इलेक्ट्रॉन्स कुड इजीली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स. मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बट प्रोटॉन्स को नहीं. जैसे कि वाटरमेलन, उसके अंदर से हम सीड निकाल सकते हैं वैसे. Now the big question was what sort of structure did these particles of the atom form. तो ये जो पार्टिकल्स है एटम के वो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड होते हैं, वो सब क्वेश्चंस उठते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर सच में कैसा होता है. वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो. थॉमसन ने क्या बताया था? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. थॉमसन ने हमें बताया था कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं. ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. उसके बाद द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो मैग्नीट्यूड में वो इक्वल है, साइन में वो अपोजिट है. तो उसकी वजह से प्लस और माइनस दोनों की वजह से वो जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल है. Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model. तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. Rutherford's model of an atom. तो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. तो उसको जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं. रुदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस. तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए. तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स यूज किए. वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको थीन गोल्ड फॉइल के अंदर छोड़ दिया. ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल. उसने गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि उसको एज थीन अ लेयर एज पॉसिबल, मतलब जितनी पतली हो सके उतनी पतली लेयर चाहिए थी, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल ली थी. दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स. जितनी थिक थी वो. अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डबली चार्ज हीलियम आयंस थे. सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, मतलब 4u का मास था उनका. तो द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए थी, ऐसे पार्टिकल्स जिसकी जितनी एनर्जी उसको चाहिए थी उसको ऐसे पार्टिकल्स उसने यूज किए. मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड फॉइल, गोल्ड एटम्स. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. तो उसे लगा कि एटम्स जो है ये अल्फा पार्टिकल्स डाल के वो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सब डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा हैवी है. He did not expect to see large deflections. लेकिन अल्फा पार्टिकल्स जो थे, मतलब इसकी जो ये एक्सपेरिमेंट था उसने जो सोचा था उसका पूरा अपोजिट, मतलब इसने जो रुदरफोर्ड ने जो नहीं सोचा था उसको वैसा रिजल्ट मिला. तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the gold foil. मतलब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे सीधे चले गए. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे निकल गए. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स. मतलब छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, जगह भटक के ऐसे वापस एंगल चेंज करके आने लगे. जैसे कि ये, फिर ये.
सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड, मतलब एक अकेला एक लौता था जो वो टच करके सीधा सीधा वापस आया, मतलब उसने अपना एंगल भी चेंज नहीं किया, जाके टच होके वो सीधा सीधा रिबाउंड हो गया, सीधा सीधा वापस आया। तो वो एवरी 12,000 पार्टिकल्स में से एक जो पार्टिकल था वो रिबाउंड हुआ, मतलब जाके वापस आया। तो ये जो था रुदरफोर्ड की भाषा में बोले तो कि ये जो रिजल्ट था वो इतना शॉकिंग था जैसे कि गोली छोड़ के वो टिश्यू पेपर पे जाके वापस आई हो, इतना शॉकिंग था वो रुदरफोर्ड के लिए। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें क्या समझाना चाहता था, ये हम एक एक्टिविटी से करेंगे। लेट अस चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विथ हिज आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके उसको वॉल के सामने खड़ा कर दो। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से उसको वॉल पे स्टोन पत्थर फेंकने दो दीवार पे। He will hear a sound when each stone strikes the wall, मतलब उसको एक आवाज सुनाई देगी जब पत्थर दीवार पे मारेगा तो ये उसके साथ 10 टाइम्स रिपीट करेंगे तो उसको 10 के 10 बार आवाज सुनाई देगी पत्थर की दीवार पे लगने की। लेकिन अगर हम ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड को बार्ब्ड वायर, मतलब ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो वायर होते हैं वहां पर पत्थर मारने को बोले ब्लाइंड फोल्ड चाइल्ड तो क्या होगा? तो मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हियर्ड, तो ज्यादातर स्टोन्स तो बीच में से निकल जाएंगे, आवाज नहीं आएगी। दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम। तो उनके बीच, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारी जगह है तो स्टोन उधर अंदर से चला जा सकता है, 1-2 लग सकता है फेंस को। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रुदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग experiment that most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधा सीधा निकल गए, मतलब कि एटम में बहुत सारी जगह थी बीच में। Every few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। मतलब कुछ पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट हुए, एंगल चेंज किया, अपनी जगह से भटक गए। इसका मतलब प्रोटॉन्स जो है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, वो बहुत कम जगह लेता है एटम के अंदर। A very small fraction of alpha particles were deflected by 1800, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। मतलब बहुत छोटी सी जगह घेरी हुई है, वो उसी जगह पर उनका पूरे गोल्ड एटम का मास है, पॉजिटिव चार्ज और मास है। From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to power 5 times less than the radius of the atom। मतलब ये जो डेटा था उससे उसने कैलकुलेट किया कि न्यूक्लियस जो है वो, एटम का जो न्यूक्लियस है वो 10 की पावर 5 टाइम्स कम है पूरे एटम से, 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features। तो there is a positively charged center in an atom called the nucleus। तो ये जो एटम है उसके अंदर बीच में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको न्यूक्लियस नाम दिया हुआ है, जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज आता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, पूरा मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस पे होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सर्क्यूलर पाथ में। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस की साइज जो है वो पूरे एटम की साइज से बहुत छोटी है।